इस ए को मैं बोलता हूँ अकड़। जैसे अकड़ जाता है ना इंसान, अकड़ के और खड़ा हो जाता है ऊंचा, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जितना ए की वैल्यू ज़्यादा मतलब अकड़ ज़्यादा, वो उतना ही ज़मीन से दूर, और जिसमें अकड़ कम वो उतना ही डाउन टू अर्थ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपलेस्ट मैथ्स में। दोस्तों आज हम देखेंगे जो 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 है उसके सभी क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, अभी लास्ट एक्सरसाइजेज में आपने जो पढ़ा है, जो एक्सरसाइज थी 2.4 और 2.5, उसमें आपने पढ़ा है जो लीनियर पोलिनोमियल थे, उसमें जो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है लीनियर पोलिनोमियल, वो आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेज में देखे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में अलग क्या है, इस एक्सरसाइज में जो लीनियर पैटर्न है उसकी हम जो इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे। अब ग्राफ पे प्लॉट करना, देखो अभी तक आप प्रैक्टिकल यूज़ सीख रहे थे जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते थे, लेकिन उसका तो यूज़ समझ में आता है, लेकिन यार ये ग्राफ क्यों बनवाते हैं, मतलब ग्राफ का तो हमारी लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है। यूज़ है लेकिन देखो हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं है, लेकिन वैसे लाइफ में तो यूज़ है। लाइफ में किसकी यूज़ है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, जैसे कौन सी कंपनी को जानते हो आप, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या और भी कोई भी कंपनी, टाटा, टाइटन, कुछ भी, ठीक है। इनके जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो सीईओ वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो का ले लेते हैं। देखो जोमेटो को सीईओ को ग्राफ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो कहते हैं कि चलो यार कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और हमें अपने एम्प्लॉयज़ घटाने पड़ेंगे और उससे देखते हैं कि हमारे कस्टमर कितने बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब दो ही वेरिएबल हो गए उसके। वेरिएबल एक तो कौन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहला मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जैसे पहला, और नंबर ऑफ कस्टमर दूसरा। ये क्या है, दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों को वेरिएबल मान लेते हैं, वो वेरिएबल, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि 6 महीने तक हम इसको डेटा को कलेक्ट करेंगे कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय घटाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और देखते हैं उसको नंबर ऑफ कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये देखो 6 महीने की उसने डाटा इकट्ठा कर लिया उनके किसी क्लर्क ने। अब 6 महीने बाद जो सीईओ हैं वो क्लर्क को बुलाएंगे कि भाई जो 6 महीने का पिछला डेटा है ना वो ले आओ, हमें एनालिसिस करना है। तो अब एम्प्लॉय जो क्लर्क होगा वो थोड़ी ना पूरा 6 महीने का ऐसे लिख के ले जाएगा कि भाई 1 जनवरी को ये स्टेटस था, 2 जनवरी को इतने कस्टमर हमें नए जुड़े, और 3 जनवरी को इतने कस्टमर चले गए, 4 जनवरी, ऐसे थोड़ी ना उसको डेटा देगा। भाई वो सीईओ है तो उसको इतना टाइम थोड़ी ना है। वो तो कहेगा कि यार, वो हो सकता है उसको फायर भी कर दे, मतलब नौकरी से निकाल भी दे उस क्लर्क को कि यार तुम्हें डेटा ही देना नहीं आता। तो क्लर्क ने अगर ये हमारी एक्सरसाइज सेट 2.6 पढ़ी होती तो वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता, सारी इन्फॉर्मेशन को एक ग्राफ की फॉर्म में दे देता। और ग्राफ देखना तो बहुत ही सेकंडों का खेल है, ये लगा लो, ठीक है। बजाय इसके कि पूरी लिस्ट तुम्हें 6 महीने की दे दे वो हर दिन की, तो 6 महीने में कितने दिन होते हैं, तो 3 6 18 180 दिन, 180 तुम नंबर वाइज लिस्ट चेक करोगे, या फिर सिर्फ एक ग्राफ देख के बता दोगे। तो सिर्फ एक ग्राफ देख के देखो इतनी बड़ी लिस्ट थी, और देखो क्लर्क ने अगर ग्राफ बना के दिया होता ना, तो देखो ऐसे बना के देता कि सर यहाँ से हमारे शुरू हुए थे 6 महीने पहले और आज हमारी पोजीशन ये है। तो देखो नंबर ऑफ कस्टमर इस तरह से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे लिख लेता नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कुछ भी, मतलब ये तो एग्जाम्पल की तरह है। तो देखो सिर्फ इस लाइन को देख के वो बता देता कि हमारी लीनियरली ग्रोथ हो रही है, तो वो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते थे इस ग्राफ को देख के। लेकिन अगर इतना बड़ा होता तो वो डिसीजन ले ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये यूज़ होता है बेसिकली ग्राफ का। ग्राफ से हम बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल सेकंडों का खेल हो जाता हमारा एनालिसिस करना उसका, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। कहता है कि जो नीचे जितने भी दिए गए हैं ना, इन सब के ग्राफ बनाओ, और ग्राफ तो बनाओ ही, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल, ए और बी का रोल भी बताओ। ए और बी ये कहाँ से ले आए, ये तो ए और बी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें। तो चलो
जरा रिकॉल करते हैं हम अब तक हमने क्या पढ़ा है। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है, जिस बच्चे ने लास्ट वाली जो एक्सरसाइज की है उसको समझ आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर पैटर्न की। जो हमारा लीनियर पैटर्न था उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर जो इक्वेशन है, हर जो इक्वेशन दी गई है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब हो सकता है किसी में बी ना हो सकता है किसी इक्वेशन में y 0 हो, y हो ही ना, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें y क्या है, a क्या है, x क्या है और b क्या है, पहले हमें ये जानना है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें यही है कि y क्या है। देखो y तो आप सब लोग जानते हो कि y क्या है, y है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। भाई किसी पॉइंट की y एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ठीक है, वही y कोऑर्डिनेट है, तो y वही सेम वैल्यू है जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, पिछले चैप्टर में, ठीक है। x क्या है, x भी वही है, x कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ये भी आप भली भांति इससे परिचित हो, ठीक है। लेकिन ये दो नई टर्म लग रही हैं सुनने में, a और b, हालांकि ये पढ़ चुके हो आप, लेकिन इस तरह से लिखी हुई आपने पहली बार देखी कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो b क्या है, b क्या है, b इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है, क्या कहीं ये y कोऑर्डिनेट तो नहीं, नहीं नहीं, y इंटर, देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो, मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि b, जब हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे ना तो b की जो भी वैल्यू होगी y एक्सिस, जो इतना बड़ा y एक्सिस है यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इन्फिनिटी तक होता है ना, तो कहीं तक भी जा सकती है लाइन, तो इस लाइन पे जो भी b दिया होगा ना वहीं से वो ग्राफ की लाइन काटेगी, रिगार्डलेस कि वो उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है, y की कितनी बड़ी वैल्यू है, a की कितनी बड़ी वैल्यू है या x की वैल्यू क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी b की वैल्यू होगी ना, जो भी ग्राफ होगा उसकी लाइन उस पॉइंट से जरूर गुजरेगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। a क्या है, a है स्लोप, a स्लोप है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढलान, अगर हम हिंदी भाषा में बोले अपनी लैंग्वेज में तो ढलान होता है। जैसे कि देखो कोई बच्चे का झूला है, बच्चे का झूला इस तरह से होता है ना, ये यहाँ वो सीढ़ी चढ़ता है और यहाँ से स्लाइड करते हुए आ जाता है, ऐसे ही आता है, ठीक है, तो ये ढलान हो गई। अब ये ढलान कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई झूला तो ऐसे होता है छोटी सी सीढ़ी, कोई झूला ऐसे होता है इतनी बड़ी सीढ़ी इतनी ऊपर तक, और यहाँ ये सीढ़ी लगी और यहाँ से फिसलता हुआ बच्चा आता है, ये भी स्लोप है। ये स्लोप स्टीप स्लोप है, जितनी ज़्यादा स्टीप होगी मतलब उतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होगी इसकी, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइन होगी जितनी ज़्यादा स्टीप होगी, ये सब आपको समझ आएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट। देखो इसमें देता है टोटल 3 इक्वेशंस, y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 2x और y इज इक्वल्स टू x। ये इस तरह से आपको 3 इक्वेशन गिवन है। ये देखो देखने में इक्वेशन लग भी नहीं रही हैं, बस ऐसा लग रहा है यार कोई चीज़ किसी को इक्वल रख दी, मतलब जैसा मैंने लास्ट पेज पे लिखा था या यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये इसकी तरह तो दिख ही नहीं रही। वो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसी से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ग्राफ तो इसी से बनेगा, लेकिन ये इस तरह से दिख नहीं रही है। तो देखो ये ऐसी ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने बताया था कि हो सकता है कोई टर्म जीरो हो, देखो अब जीरो ही हो गई है, कोई प्लस में जीरो लिख गया तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे लिख दिया। देखो ये वाली इस जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 0। अब ये बताओ क्या मैंने ऐसे लिख के इसमें कुछ चेंज कर दिया? मतलब वैसे तो लिखने में तो चेंज कर दिया, लेकिन थ्योरेटिकली कुछ चेंज नहीं किया मैंने। भाई 0 लिख दिया और 0 को कहीं भी ऐड कर सकते हैं, सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। ये दरअसल 0 मैंने इसलिए लिखा कि जो b था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो b की वैल्यू 0 थी, इसलिए मैंने फिर से दर्शाने के लिए लिख दिया कि भाई b हमारा है, ताकि हमें याद रहे कि b 0 है, ठीक है। ये है। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले अपने मन से जो भी इक्वेशन दी गई ना उसमें कोई भी वैल्यू पुट करते चले जाओ, अपने मन से ही करनी है। चाहे आप x की जगह 1 ले लो तो y की कुछ वैल्यू आएगी। देखो अब करके देखते हैं, x और ये नीचे लिख लेते हैं y,
ये कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। देखो, अगर मैं x की जगह सपोज 0 लिख लेता हूँ तो x यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखो, x की जगह 0 होता तो 4 इंटू 0 कितना होता, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 तो 0 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आती, 0। ये लो जी, 0 आ गई। अब कुछ और वैल्यू ले लो, छोटी वैल्यू लेंगे ताकि ग्राफ हमारा ज़्यादा दूर तक ना जाए। मैं लेने को तो इसको x की जगह 1 करोड़ भी ले सकता हूँ, 1 करोड़ इंटू 4 हो जाता है 4 करोड़। अब 4 करोड़ तक कौन ग्राफ बनाता फिरेगा, तो ठीक है, जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना ही ग्राफ आसपास रहेगा आपका, मतलब छोटी से एरिया में बना पाओगे आप। तो x की वैल्यू अब लेते हैं 1, चलो 1 ले लेते हैं, तो 4 1 जा 4 प्लस 0 मतलब 4, तो y आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे ही हमने x 1 रखा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, देखो वैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू बहुत हैं, लाइन कोई भी ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू बहुत हैं। ठीक है, लेकिन 3 वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे आप उतनी ही सीधी लाइन बन जाएगी। सीधी मतलब उतनी ही सही लाइन बन जाएगी। सही आपको डॉट जितने ज़्यादा मिलेंगे ना तो उतना ही आपको दिक्कत कम आएगी। ठीक है, बनाने को 2 पॉइंट से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखो और छोटी वैल्यू कौन सी ले, नेगेटिव के ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं x को। तो अगर x को मैंने -1 लिया तो 4 से इंटू होके वो -4 हो जाएगा, और प्लस 0 तो 0 -4। ये लो जी, ये हमारी वैल्यू आ गई। जैसे ही हमने x को 0 लिया तो y 0 आया, x को 1 लिया तो इसमें y की वैल्यू 4 आई, x को -1 लिया तो -4 आई। ठीक है, अब इसको ज़रा हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। ये लो जी, मैंने नंबरिंग कर ली है इस पर। तो देखो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, x0 y0। x0 और y0 कहाँ होते हैं, x0 y0 ये होते हैं ओरिजिन पे, ये होता है 0, तो x0 y0 यहाँ होगी इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x0 y0 ये हो गया। x1 y4, x1 और y4, x1 यहाँ होता है ये, और y4 कहाँ होता है, y4 ये होता है यहाँ। तो मतलब इन दोनों की कहाँ मिलेगा पॉइंट, ये, दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट को हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं। ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया ओरिजिन पे, एक ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, -1 -4, मतलब x की वैल्यू -1 कहाँ होगी, ये, और y की वैल्यू -4 ये, तो मतलब यहाँ, ये लो ये यहाँ हमारा बन गया। तो अब देखो इसको तीनों पॉइंट को मिला दो, तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरह से। ये लो जी, तीनों पॉइंट को मिला दिया। इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट है, कितनी भी आगे तक ले जाओ इस लाइन को। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी। अब इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का वही नाम है, क्या है, y = 4x की तो वैल्यू थी ये, y = 4x। अब देखो एक बात नोट करो आप, जो मैंने y = 4x + 0 लिखा था, मैंने b की वैल्यू 0 लिखी थी, और मैंने b की वैल्यू क्या बताई थी कि b क्या है, b है y इंटरसेप्ट, बताया था ना मैंने कि b y इंटरसेप्ट है। तो अब ये देखो y इंटरसेप्ट b है और b की वैल्यू 0 है, तो मतलब यही तो हुआ कि y जो स्केल है हमारा y एक्सिस, उस पे 0 पे से जरूर जाएगी ये लाइन। तो क्या देखो, क्या ये सही बात है, क्या 0 पे से गुजर रही है y के, बिल्कुल ये यहाँ आई, तो y0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। क्या ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल ये तो यहीं से गुजर रही है। अरे वाह, कहीं ये हमारा तुक्का तो नहीं, मतलब तुक्का तो नहीं लग गया कि ये भी 0 था और ये लाइन भी 0 से ही गुजर रही है। चलो देखते हैं, हो सकता है तुक्का हो। चलो नेक्स्ट भी सोल्व करते हैं, नेक्स्ट लाइन। अब हम लाइन लेते हैं y = 2x, y = 2x। अब इसको भी कुछ और नहीं लिखा तो +0 लिख लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ये नज़र आए। ठीक है, ये ले ली। अब इसमें भी x y की वैल्यू ले लेते हैं। ये लो जी, एक टेबल बना लेते हैं x और y इस तरह से। तो फिर से 0 ले लो, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस मैं तो छोटी से छोटी ले रहा हूँ ताकि ग्राफ ज़्यादा लंबा ना हो। तो 0 ले लिया, तो अगर x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 0, क्योंकि 2 × 0 0, ये लो जी 0। और अगर x की वैल्यू फिर से 1 लेके देख लो, 1 लेंगे तो 2 1 = 2, y 2 आ जाएगा। और अगर -1 लेंगे तो कितना आएगा, तो -2, सिंपल। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं ये कहाँ जाती है लाइन, x0 y0, x0 y0 यही पॉइंट होगा, फिर से यही पॉइंट होगा x0 y0, बिल्कुल। तो इसी पॉइंट पे से ये लाइन गुजरेगी। कोई नहीं, अगला देखते हैं, 1 2, x1 और y2। तो x1 कहाँ होता है, x1 ये होता है x1,
और y2 कहाँ होता है यहाँ, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये होगा। ये लो जी, यहाँ मैंने सर्कल बना दिया। तीसरा है -1 -2, -1 -2 देख लो, -1 x कहाँ होगा, ये x -1 यहाँ होगा, और -2 y कहाँ होगा, ये, तो मतलब ये मीटिंग पॉइंट है ये दो। तो देखो अब जो हमारी लाइन गुजरेगी वो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन तीनों से गुजरेगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये लो जी, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इस ये जो लाइन बनी है इसका नाम क्या है, y = 2x, y = 2x +0 बोलो या मत बोलो, ठीक है। अब ये देखो ये लाइन भी 0 0 से गुजर रही है, और देखो हमने b की वैल्यू यहाँ भी 0 ली थी, तो इसका मतलब ये बात तो सच होती लग रही है कि जो b है, जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी y = x + b, इसमें जो b है वो y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस पे से जो भी v की वैल्यू होगी वहां से लाइन जरूर गुजर रही है हमारी, ठीक है। इसको और प्रूव करने के लिए थर्ड लाइन और ले लो। थर्ड लाइन क्या है, y = x और +0 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म दिखे। लेकिन इसमें तो a तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा भाई, पिछले में तो 2 था, a क्लियर दिख रहा था, और पिछले में तो 4 था, a क्लियर दिख रहा, इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 × x तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि a की वैल्यू इसमें 1 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं तीनों वैल्यूज के लिए। x y वैल्यू पुट करो, x की 0 रख लो, x की 0 रखेंगे तो y फिर से 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। x की इस बार रख लो 1, ये लो जी 1 रख ली, तो 1 रख ली, तो 1 × 1 1, तो y भी 1 हो गया, ठीक है। और x की अगर -1 रखूँ तो y भी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, x 0 0 यही पॉइंट है, हर बार यही पॉइंट आ रहा है, x 0 0, ठीक है। x1 और y1, x1 ये है, y1 ये है, तो मतलब ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है -1 -1, तो x -1 कहाँ होता है, यहाँ, y -1 कहाँ होता है, यहाँ, ये दिस इज द पॉइंट। तो अब की बार मीट कौन करेगी, ये और ये, इस पे लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरह से ये चली जाएगी लाइन। अब इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y = x, y = x। ये देखो जी हमारी तीनों लाइन बन के तैयार हो गई हैं। अब इसमें से हम कंक्लूजन देखो क्या निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि देखो b की वैल्यू तो है ही, इंटरसेप्ट वो वहाँ कर रही है। और एक और बात इसमें नोट करो कि देखो सारी लाइनें लगभग सेम है। देखो y = 4x, y = 2x, y = x, मतलब बिल्कुल सेम सी दिख रही है, बस ये a की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो रही है यार बार बार। एक बार 4 रखी, एक बार 2 रखी, एक बार 1 रखी। और a मैंने क्या बताया था, क्या है a है स्लोप, ठीक है। स्लोप की स्टीपनेस मतलब कितनी खड़ी रहेगी, कितनी डाउन टू अर्थ रहेगी। इसको x एक्सिस को अर्थ मानो कि भाई कितनी ये डाउन टू अर्थ रहेगी। देखो जितनी a की कम वैल्यू उतनी डाउन टू अर्थ। देखो y = 1x, भाई 1 ही तो था यहाँ, मतलब a की वैल्यू 1 थी, तो a की वैल्यू कम है तो उतना ही x एक्सिस के पास आ गई ये लाइन, ठीक है। और जैसे ही a की वैल्यू जरा सी बढ़ी 2 हो गई, एक जहाँ 1 थी अब 2 हो गई, 2 होते ही ये लाइन भी थोड़ी उठ गई, मतलब और ऐसे और अकड़ गई, मतलब और ऊपर स्टीप हो गई और खड़ी हो गई, ठीक है। a की वैल्यू फिर और बढ़ी, डबल हो गई, 4 हो गई, तो लाइन और खड़ी हो गई, ये देखो और खड़ी हो गई, मतलब जमीन से और दूर हो गई। ये देखो ना, ये a की वैल्यू यहाँ थी कुछ, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब ये जो y = 2x है उसमें a की वैल्यू इतनी है, ये देखो जमीन से इतना दूर है, और ये जो लास्ट लाइन है इसमें तो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन हम यही निकाल देंगे कि जितनी भी a की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो ज़मीन से और ऊपर उठती जाएगी लाइन। और इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको याद रखने की, कि ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना y = ax + b, इस a को मैं बोलता हूँ अकड़। जैसे अकड़ जाता है ना इंसान, अकड़ के और खड़ा हो जाता है ऊंचा, है ना, कि जो नहीं अकड़ेगा, जिसमें अकड़ कम होगी वो डाउन टू अर्थ होगा। बिल्कुल, a फॉर अकड़ याद रखना, जिसमें अकड़ कम वो डाउन टू अर्थ होगा। जैसे ही अकड़ बढ़ने लगी बंदा खड़ा होने लगा,
लो अकड़ बढ़ गई, और ज़्यादा पैसा आ गया, और ज़्यादा अकड़ बढ़ गई। लो जी पूरा ही अकड़ गया, ये तो बहुत अकड़ आ गई इसमें। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जितना ए की वैल्यू ज़्यादा मतलब अकड़ ज़्यादा, वो उतना ही ज़मीन से दूर, और जिसमें अकड़ कम वो उतना ही डाउन टू अर्थ। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, देखो ऑल लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0। सभी लाइन 0 0 से तो क्रॉस कर ही रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ अ स्लोप ए, जो स्लोप है उसकी जो वैल्यू है वो क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है, वही निर्धारित करती है क्या, स्टीपनेस मतलब कितनी लाइन ऐसे खड़ी होगी, कितना उसका ढलान होगा, वो कौन डिसाइड करता है, ए। ठीक है जी। थर्ड क्या ऑब्जर्व किया, जितना लार्ज ए होगा, मतलब जितनी ज़्यादा अकड़, वो लाइन उतनी ही स्टीपर होगी, उतनी ही ज़्यादा अकड़ हो जाएगी। अकड़ से आप हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है कि ए मतलब अकड़ अगर किसी बंदे में कम होगी तो डाउन टू अर्थ होगा, मतलब ए अगर छोटा तो डाउन टू अर्थ, ज़मीन की तरफ। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस है। चलो अब देखते हैं सेकंड जो सेट ऑफ लाइन्स है वो देखते हैं। तो जी सेकंड सेट ऑफ लाइन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू -6x, y इज इक्वल्स टू -3x और y इज इक्वल्स टू -x। ये लो जी तीन लाइन फिर से हैं। अब इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, y इज इक्वल टू -6x प्लस 0, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो 0 लिख लेंगे हम। लाइन ड्रॉ करने के लिए वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है, जब भी तो हम लाइन बना पाएंगे। सीधी इसको देख के थोड़ी ना लाइन बन जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है ना। तो x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू 0 रखो, x की 0 रख ली तो y की कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि इंटू हो जाएगा ये तो 0 ही रहेगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख लूँ तो y की वैल्यू तो -6 ही आ जाएगी। ठीक है जी। और x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ तो, मैं फिर से कह रहा हूँ वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0 की जगह 10 रख लो, 9 रख लो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना वो, तो इसलिए मैं 0 के आसपास ही रहता हूँ ताकि हमारी वैल्यू छोटी से छोटी रहे और ग्राफ ज़्यादा एरिया ना कवर करे, थोड़े से एरिया में हमारा ग्राफ बन जाए। तो -1 भी ले लो, ये लो जी -1 ले लिया मैंने x को, तो -1 ले लिया तो -1 इंटू -6 तो +6 हो जाएगा। ये लो जी +6 हो गया। चलो अब इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ पे। हमारी लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू -6x। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो देखो, x 0 0 मतलब x और y 0 0 मतलब एक तो हमारा ओरिजिन ही हो गया। ठीक है, दूसरा है x1 y -6, तो x1 यहाँ होगा, y -6 कहाँ होगा, y -6 ये लो जी यहाँ होगा। देखो अगर मैंने इतनी छोटी वैल्यू ली फिर भी यहाँ तक आ रहा है ग्राफ, अगर सोचो थोड़ी और बड़ी लेता तो कहाँ चला जाता। ठीक है, तो x1 और y -6 ये होगा पॉइंट। ठीक है जी। थर्ड भी देखो, थर्ड है x -1 और y 6, x -1 और y 6, ये लो जी सीधा यहाँ पहुँच गया। तो अब हमारे ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब इनको हम मीट कर देते हैं, 3 पॉइंट्स को मीट करेंगे तो ये इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी। ये लो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब समझाने से है बस। देखो ये इस तरह से बन गई। अब इस लाइन का नाम क्या था हमारे, y इज इक्वल टू -6x। ठीक है, चलो जी ये लाइन इस तरह से बन गई। अब इसमें भी b हमारा 0 था और 0 था तो y एक्सिस पे कहीं जहाँ भी y एक्सिस पे 0 होगा वहीं से काट के जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 थी। ठीक है, ये बात फिर से कंफर्म हो रही है। जो a है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप साइन को मत देखो, माइनस है या प्लस है, बस इस नंबर को देखो कितना बड़ा या छोटा है, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो a अगर 6 है, सोचो a का 6 मैग्नीट्यूड है, तो देखो ये बिल्कुल स्टीप है, मतलब बिल्कुल खड़ी हुई है। और माइनस साइन पता है क्या दर्शाता है, अगर a नेगेटिव हो तो इसका मतलब देखो a पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था, तो a पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो लाइन यहाँ बन रही थी इस तरह से, मतलब इस क्वाड्रेंट से ऐसे निकल रही थी यूं सारी लाइन, क्योंकि हर जगह a पॉजिटिव था, लेकिन इसमें a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है ना, तो लाइन इस लाइन को क्रॉस करके इस तरह से जाएगी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट में भी प्रूव हो जाएगी ये बात। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं।
दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -3x। तो लो जी y इज इक्वल टू -3x प्लस फिर से 0 लिख लेते हैं, इसकी भी हम 3 वैल्यू ले लेते हैं, x y। ये लो जी x को मानो 0 तो y भी होगा 0, x को मानेंगे 1 तो y होगा -3 और x को मानेंगे -1 तो y होगा 3। ये लो जी ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, 0 0 यही होगा ओरिजिन हमारा, 1 -3 तो x में 1 और y में -3, ये पॉइंट, ये लो जी ये पॉइंट हो गया। अच्छा और x में -1 और y में 3, x में -1 और y में 3, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये देखो ये लाइन थोड़ी सी झुक गई है, कहाँ, जमीन की तरफ। ध्यान रखना जब a नेगेटिव होता है ना तो इस तरफ हो जाती है ये लाइन, और इस तरफ है तो जमीन, तो मैंने बताया था x एक्सिस जमीन है, तो जो जिस इक्वेशन में जो a की वैल्यू जितनी छोटी उतना ही वो जमीन के करीब, ठीक है, उतनी ही उसमें अकड़ कम, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन कुछ कुछ इस तरह बन जाएगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, और इस लाइन का नाम क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू -3x, y इज इक्वल्स टू -3x। ये देखो जब a की वैल्यू या a का मैग्नीट्यूड कहें जो 6 था तो देखो बिल्कुल अकड़ी हुई थी, तो जब थोड़ा घटा 3 हुआ तो लाइन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आ गई, ये हमारी अर्थ है ना, तो डाउन टू अर्थ आ गई। अब तीसरी लाइन बनाते हैं, अब समझ गए हो, अगर आप पैटर्न समझने लग गए होगे थोड़ा थोड़ा ना। y इज इक्वल्स टू तीसरी लाइन क्या है, -x प्लस फिर से 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी a की वैल्यू जो है ना, a की वैल्यू -1 है, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हो और नेगेटिव लिखा हुआ है तो -1 है। x y 1 2 तो x की वैल्यू लिख लो 0, x की अगर 0 लिखूंगा तो y भी 0, x को अगर मैं 1 लिखूंगा तो y -1, x को अगर -1 लिखूंगा तो y आएगा माइनस प्लस, ये बात। तो देखो x 0 0 मतलब फिर से ओरिजिन, ठीक है, और अगर x1 y -1 तो x1 कहाँ है ढूंढो, x1 ये है और y -1 कहाँ है, ये, दिस इज विल बी द पॉइंट, ठीक है। और x -1 और y1, x -1 ढूंढो कहाँ है, x -1 ये रहा, और y -1 हाँ y1, ठीक है, y1 ये रहा, दिस विल बी आवर लास्ट लाइन। ये कुछ कुछ जाएगी यहाँ से इस तरह से, इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x। अब देखो इस ग्राफ में देखो, अब आपको समझ आ गया होगा क्लियर कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ a घटता जा रहा है उतनी ही डाउन टू अर्थ आती जा रही है। कौन, हमारी जो लाइन है वो डाउन टू अर्थ आती जा रही है। और अगर जो हमारी जो इक्वेशन है उसमें नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि लाइन इस क्वाड्रेंट से इधर आएगी, या फिर यूं कहें कि हमारी लाइन डाउनवर्ड रहेगी। डाउनवर्ड, ये क्या बोला आपने, ये डाउनवर्ड कैसे है, अपवर्ड कैसे है, ये तो दोनों तरफ निकलती है लाइन, यहाँ भी जा रही है, चाहे इधर से देख लो लाइन को, चाहे इधर से देख लो, डाउनवर्ड कैसे बोल रहे हो। देखो भाई डाउनवर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं कोई भी, तो इस तरफ से स्टार्ट करते हैं या इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। तो सोचो लेफ्ट साइड से आपने ये ग्राफ पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो आप इधर ऐसे पढ़ते गए, जैसे ही लाइन टकराई, लाइन तो यहीं से शुरू होगी ना जहाँ सबसे पहली बार हमें मिली, तो यहीं हम उसका पहला पॉइंट मानेंगे कि यहाँ से लाइन शुरू है, और इसके बाद लाइन नीचे जाती जा रही है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड लाइन है। इसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन का जो ग्राफ था, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे मतलब लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें ये टकराएगी, जैसे ही लेफ्ट साइड से इस पेज को देखना शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचेंगे हम पढ़ते पढ़ते, और जैसे ही पहुँचेंगे हम यहाँ टकरा के लाइन को, तो लाइन को टकरा के तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, और उसके बाद लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इन लाइन्स को हम कहेंगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही हैं, जबकि इस क्वेश्चन में जो लाइन थी, जो इस क्वेश्चन में जो लाइन है वो डाउनवर्ड चल रही है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से राइट डाउन जा रही हैं, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे सारी लाइनें डाउनवर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन डाउनवर्ड बनेगी,
ऐसा बोल सकते हैं। और जो इसकी ये जो मैग्नीट्यूड है 6 है, 3 है और यहाँ 1 है, वो ए डिसाइड मतलब स्लोप डिसाइड करेगा। जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू उतनी ही खड़ी लाइन, उतना ही उसमें अकड़ ज़्यादा। जितनी ए की वैल्यू कम उतनी ही कम होती जाएगी क्या, अकड़, और डाउन टू अर्थ आ जाएगा। ये हमारी अर्थ है, एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन भी लिख लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑब्जर्व किया, देखो ऑब्जर्वेशंस क्या रही हमारी इस क्वेश्चन की। इसमें भी देखो, ऑल लाइन पास थ्रू, ऑल लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास होंगी 0 0। ठीक है, और क्या ऑब्जर्व किया आपने, देखो नेगेटिव ए, अगर ए नेगेटिव है, ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में नेगेटिव थी सारी। ठीक है, तो अगर ए नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर ए नेगेटिव होगा मीन्स लाइन, जो लाइंस हैं वो स्लोप डाउनवर्ड रहेंगी, डाउनवर्ड्स। देखो नीचे की तरफ चल रही है ना लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए नेगेटिव रहेगा तो स्लोप डाउनवर्ड रहेगी, जो ढलान है हमारा वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और क्या इसमें आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि लार्ज होगा, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब जो हमारा ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ नंबर की अगर बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दें, तो ए अगर जितना जो भी उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, तो लार्ज अगर मैग्नीट्यूड रहेगा तो वो स्टीपर बनेगी। स्टीपर मतलब बिल्कुल खड़ी, बिल्कुल जितनी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा वो खड़ी होती जाएगी, अकड़ बढ़ती जाएगी उसमें। ठीक है, और जो स्लोप है वो मैंने बताई दिया आपको, डाउनवर्ड बनेगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं पार्ट 2 वाले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड में क्या इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x, दिस इज गिवन। तो इसमें भी सेम कर लेंगे। अरे मच्छर कहाँ से आ गया तू, देखो इसमें भी b 0 ही गिवन है, क्योंकि जब b गिवन ही नहीं है तो 0 ही मानेंगे उसको। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 0, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इस तरह लिख लेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x को क्या माने, छोटे से छोटा ही मान लेंगे 0, और 0 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 0 0, तो 0 ये प्लस 0 तो 0 ही रह गया, तो y की वैल्यू 0 हो गई 0। x की वैल्यू अगर मैं 1 मानूँ तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इंटू 1 5 होता है, और x की वैल्यू -1 मानूँ तो -5 हो जाएगी, सिंपल -5। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं हमारे जिराफ पे। ये लो जी, पहले एक बार मैं नंबरिंग कर देता हूँ ग्राफ की। ये लो जी, नंबरिंग हो गई है। अब पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, x0 y0, तो x0 y0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, x1 y5, x1 और y5 कहाँ होता है, ये इधर, तो मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है जी, x-1 y भी -5, x-1 यहाँ और y -5 यहाँ, ये लो जी, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी सीधी। तो ये हमारी लाइन होगी y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल्स टू 5x। देखो फिर से इस बार पॉजिटिव, जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी, पॉजिटिव वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, नेगेटिव होती तो डाउनवर्ड स्लोप होती, या यूं कहें कि लेफ्ट साइड से ऐसे बनती। अगर ये पॉजिटिव है तो लाइन इस तरह से बनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन आप समझ ही गए कि अपवर्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लेफ्ट साइड जो पड़ता है लाइन का हिस्सा उसे हम स्टार्टिंग मानेंगे। तो लेफ्ट साइड में ये हिस्सा पड़ रहा है तो यहीं स्टार्टिंग मानेंगे, उसके बाद लाइन ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में बन गई है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है हमारा, y इज इक्वल्स टू -5x। लो जी, ये +5x थी, ये -5x। तो अब आप समझ गए होंगे ये लाइन कहाँ बनेगी। देखो ये प्लस, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, और प्लस माइनस का फर्क मैंने क्या बताया था, अगर नेगेटिव होगी तो इधर बनेगी मतलब डाउनवर्ड, और पॉजिटिव होगी तो इधर ऐसे बनेगी। तो देखो बनाने से पहले ही, इनकी वैल्यूज लिखने से पहले ही इस लाइन की मैं समझ गया हूँ कि ये लाइन यहाँ से इस तरह से गुजरने वाली है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। x y, x को इसको 0 भी लिख लेते हैं, b की वैल्यू हमारी, तो x को 0 लिख दूँ तो y कितना आएगा 0,
x को अगर मैं 1 लिख दूं तो y आएगा -5, x को अगर मैं -1 लिख दूं तो y आएगा 5। ठीक है, तो इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। 0 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है जी, x1 और y -5। x1 कितने है, x1 ये है, y कितना है -5, और -5 ये है इधर है। ये लो जी, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ओरिजिन था, एक पॉइंट ये हो गया, और लास्ट पॉइंट -1 5, -1 ये और 5 ये। ठीक है, ये लो बिल्कुल देखो जैसा हमने सोचा था वैसी ही ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो इसको बना देते हैं यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन बन गई, इसका नाम है y = -5 है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल प्रूव हो गया ये, सॉरी, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि सिर्फ साइन बदलने से लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाती है। अगर साइन पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड इस तरह से जाएगी। ठीक है, मतलब लेफ्ट से ऊपर राइट की तरफ जाएगी। और अगर सिर्फ नेगेटिव साइन दे दिया, बाकी सब सेम है, 5 भी सेम, x भी सेम, y भी सेम, हमारा सिर्फ नेगेटिव साइन दे दिया तो लाइन जा रही है डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट से इधर राइट की तरफ नीचे जा रही है। तो इससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 2 ही इक्वेशन थी। तो इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं हमारी इस क्वेश्चन की, ऑब्जर्वेशंस। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, देखो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एक बार को अगर हम साइन ना देखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, 5 है, यहाँ मैग्नीट्यूड साइन को मत देखो क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और इधर भी ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इसका मतलब स्टीफनेस जो है, जो स्टीफनेस मतलब जो अकड़ है, जो स्लोप है वो इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन इधर बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है, डाउन टू अर्थ है, और ये लाइन खड़ी हुई है, नहीं नहीं, क्योंकि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो सेम ही खड़ी हैं देखो दोनों। मतलब इसकी ज़मीन ये है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ट्रिक है ये, इसकी ज़मीन ये है तो ये ज़मीन से इतनी उठी हुई है जितनी ये इस ज़मीन से उठी हुई है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसको इधर आना पड़ा। लेकिन जो स्लोप है वो तो सेम ही है ना, इतनी ही उठी हुई है, ये भी इतनी उठी हुई है, तो ये मैग्नीट्यूड सेम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन द जो स्टीपनेस है वो सेम रहेगी, विल बी सेम, सेम स्टीपनेस रहेगी, लेकिन ऑपोजिट होगा डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि साइन उल्टा है, साइन उल्टा है तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। ठीक है, ये चीज हमने इसमें ऑब्जर्व की है। अब देखते हैं फोर्थ। ये लो जी, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि y = 3x - 1 और y = 3x, और थर्ड है y = 3x + 1। ये देखो अब इसने एक और चीज़ चेंज कर दी है। कौन चेंज किया इसमें, इसमें अब तक तो एक ए पे ही फोकस था इसका कि ए को कभी नेगेटिव ले लूँ, कभी ए को कम कभी ज़्यादा, लेकिन इस बार बी को उसने अस्तित्व में लाया कि भाई बी भी तो है, अब तक तो आपने ए पढ़ लिया, अब बी भी तो है, बी भी तो पढ़ना है। ठीक है, तो बी देखो चेंज कर रहा है, अब 0 नहीं दे रहा, एक बार -1 दे रहा है, एक बार 0 ही दे रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 0 ही है, और एक बार +1 दे रहा है। तो अब बी के बारे में सिखाएगा कि बी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे क्या है। ठीक है, तो बी देख लेते हैं, इसमें बनाते हैं पहले इस लाइन का x y, ई लो जी, x को अगर हम 0 लेंगे तो y कितना आएगा -1, x को अगर 1 लेंगे तो 3 × 1 = 3 -2 मतलब 2, और x को अगर -1 ले लूँ तो x को -1 ले लूँगा तो हो जाएगा -3, और -3 - 1 हो जाएगा -4। देखो अब ये 3 लाइन है, अब 3 लाइनों को मैंने इस तरह से लिख लिया है, तीनों को ही। ठीक है, क्योंकि बार बार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था ये लिखने में। ये तो आप समझ गए कि मैंने x की वैल्यू रखी, फिर y की आ गई, x की वैल्यू रखी, y की आ गई, x की वैल्यू रखी, तीनों लाइनों में अब कर लिया हमने। ठीक है, तो पहली लाइन देखते हैं, x 0 - 1, तो x 0 और -1, तो x 0 यहाँ होगा और -1 y का ये होगा, तो ये हमारी पॉइंट यहाँ से गुजरेगी हमारी लाइन। और 1 2 कहाँ से गुजरेगा, 1 ये और 2 ये लो जी, दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, थर्ड -1 -4, -1 -4 कहाँ से गुजरेगा, -1 और -4, ये लो जी, दिस विल बी आवर
पॉइंट। तो यहाँ इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरी लाइन के पॉइंट देखो, जल्दी जल्दी बताओ चलो। x 0 0 मतलब ओरिजिन, ये लो जी ओरिजिन हो गया, ठीक है। और x 1 3, x 1 और y 3, ये यहाँ होगा ये पॉइंट, ठीक है जी। और x माइनस 1 y माइनस 3, x माइनस 1 y माइनस 3, ये लो जी, दिस विल बी आवर पॉइंट। ये देखो ये लाइन कुछ इस तरह से गुजरेगी, ठीक है, ये इस तरह से गुजरेगी। ये थोड़ी सी ना यहाँ टेढ़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये लाइन कहीं काटेगी नहीं, ये पैरेलल है बिल्कुल एक दूसरे के। तो इस लाइन का नाम क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 0 भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब इसकी भी देखते हैं, x 0 y 1, x 0 कहाँ होगा, यहीं होगा, y 1 कहाँ होगा, यहाँ। तो ये लो जी, एक तो यहाँ से गुजरेगी लाइन, और 1 4, तो x में 1 और y में 4, एक सेकेंड, x 1 होगा तो y 4 होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, x 1 होगा और y 4, तो x 1 का अच्छा यहाँ होगा, y 4 यहाँ, ठीक है। ये लो जी, एक पॉइंट ये हो गया। और -1 -2, तो -1 ये होगा और -2 ये होगा, ये लो जी, दिस विल बी आवर पॉइंट। ये देखो ये लाइन भी बिल्कुल इसके पैरेलल हो गई, ये देखो यहाँ से बिल्कुल काटेगी भी नहीं लेकिन दूर भी नहीं जाएगी, ये लो बिल्कुल पैरेलल हो गई। तो ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये थर्ड लाइन का क्या नाम है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है जी। अब देखो इन तीनों लाइनों को ऑब्जर्व करो, इसमें क्या सेम है क्या चेंज है कि ये लाइन पैरेलल हो रही है आपस में। ये देखो 3x 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 मतलब तीनों ही 3x हैं। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू यही तो होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस b जो भी है, ठीक है। तो x के साथ जो है वही तो a की वैल्यू है। देखो तीनों में ही a की वैल्यू 3 3 3 है, और देखो तीनों में ही जो स्टीफनेस है, जो अकड़ है बोले तो वो सेम है, देखो बिल्कुल सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे झुक गई या ये ऐसे इधर हो गई, बिल्कुल नहीं, ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगी, चाहे इसको ले कहीं भी जाओ। अपनी पोजीशन तो बदल रही है लाइन, लेकिन जो स्टीफनेस है, जो स्लोप है, वो ऐसे ही रहेगी, मतलब इधर ऐसे ही रहेगी, इसको ले कहीं भी जाओ लेकिन रहेगी ऐसी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू सेम है, या यूँ कहें स्लोप सेम है, 3 3 3, या कहें हमारी ट्रिक वाली जो लैंग्वेज है अकड़ सेम है, ए फॉर अकड़, अकड़ सेम है तो ऐसे ही अकड़ी रहेगी, ऐसे नहीं है कि डाउन टू अर्थ हो जाएगी, नहीं सेम ही रहेगी। लेकिन जगह चेंज कर रही है, जगह क्यों चेंज कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको। देखो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो बी की वैल्यू है ना, वो बी की वैल्यू एक्चुअली y इंटरसेप्ट है। अगर b की वैल्यू यहाँ देखो, इसमें -1 है, तो देखो ये लाइन पक्की बात है, पक्की बात है, ये लाइन -1 जो y की वैल्यू -1 है वहाँ से जरूर गुजरी होगी। ये देखो -1 है, और देखो y -1 कहाँ होता है, ये देखो यहाँ, तो देखो यहाँ से गुजरी है ना, लाइन बिल्कुल गुजरी है। ये लाइन देखो 0, इसमें b की वैल्यू 0 है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b, वहाँ जो b है, तो इसी तरह यहाँ भी ये b है, तो b की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू 0, तो ये देखो ना ये भी b से ही गुजर रही है, अरे वाह। तो यहाँ क्या है, b की वैल्यू +1, तो पक्की बात है y एक्सिस पे जो +1 होगी वैल्यू, वहीं से ये लाइन जा रही होगी, देखो ये देखो +1 से जा रही है। तो ये बिल्कुल आपको कंफर्म हो गया कि b की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे वहीं से लाइन गुजारेगी जो b की वैल्यू होगी, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं कि इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इसकी, देखो ऑल लाइन हैव सेम स्लोप, ऑल लाइन हैव सेम स्लोप, भैया स्लोप सेम है कितनी, a इज इक्वल्स टू 3, तीनों की ही स्लोप सेम है, साइन का भी फर्क नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, साइन भी सेम है। और लाइंस आर पैरेलल, सभी लाइन पैरेलल है, देखो ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे की पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखो जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी है, जो बी है उसकी अलग अलग वैल्यू हैं,
देखो बी की एक बार -1 है, एक बार 0 है, एक बार +1 है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी होने से शिफ्ट हो जाती है कहाँ, अप एंड डाउन, मतलब शिफ्ट होती रहती हैं कि भाई एक बार ऐसे ऊपर आ गई, एक बार नीचे चली गई, इस तरह से शिफ्ट होती रहती हैं। तो मतलब अगर डिफरेंट वैल्यू लेंगे हम, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ किसकी, बी की डिफरेंट वैल्यूज क्या करती हैं, शिफ्ट कर देती हैं, शिफ्ट द लाइन, कहाँ शिफ्ट कर देती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, नीचे और ऊपर, इसी की वजह से शिफ्ट हो जाती हैं। अगर ए चेंज होता है, जो स्लोप चेंज होती है, उससे अप डाउन नहीं होती, उससे तो जो स्टीफनेस है वो कम हो जाती है, मतलब स्लोप कम ज़्यादा हो जाती है ऐसे। लेकिन लाइन ऐसे नहीं कि लाइन ही उठ के अप चली गई या लाइन ही उठ के डाउन चली गई, वो कब नहीं होता, जब ए की वैल्यू वेरी करती है तब ऐसा नहीं होता। लाइन ऊपर चली गई सीधी पूरी की पूरी उठ के नीचे आ गई, ये कब होता है, जब बी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें बी की वैल्यू ही चेंज है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है, और इसीलिए लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया। चलो लास्ट देख लेते हैं इसका पार्ट 5 देख लेते हैं लास्ट पार्ट में। अब तो आपको सारा समझ ही आ गया होगा, आई होप। y इज इक्वल टू -2x -3, एक तो ये हो गया, फिर हो गया y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x + 3। इसको मैं +0 लिख लूँगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू लिख लो x y, ये इधर, इसकी सोल्व कर लेते हैं हम। अब ये बार बार बताने की ज़रूरत है कि आपको ये किस तरह से लिखी जा रही है, बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ ताकि जो मेन पॉइंट है उस पे आए हम। ये लीजिए जी, मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिख ली हैं, तीनों लाइन के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमने तीनों ही लिख ली। अब हम अपने जिराफ पे चलते हैं मतलब ग्राफ पे चलते हैं। पहली लाइन बनाते हैं, y इज इक्वल टू -2x -3। तो इसके लिए क्या करना होगा, 0 -3 पॉइंट ढूंढो, 0 तो ये है और -3y पे ये है, तो मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0 -3। 1 -5, तो 1 और -5 कहाँ होगा, ये यहाँ, सॉरी ये यहाँ होगा, -5 पहला पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, -1 -1, तो -1 कहाँ होगा, -1 और -1, ये लो ये 3 पॉइंट हो गए, ये तो इसके थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, कुछ इस तरह से हमारी लाइन यहाँ से जाएगी। तो इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x -3, ये इस लाइन का नामकरण कर दिया हमने। नामकरण तो खैर पहले ही हो रखा था, हमने तो सिर्फ लिखा है। ठीक है, दूसरी लाइन का देखते हैं, 0 0 0 0 कहाँ है, ई लो जी, ई है 0 0। 1 -2 कहाँ है, 1 x में देखो, -2 y में देखो, ये देखो, ये दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट -1 और 2, -1 x में देखो और 2 यहाँ इधर, ये दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, ये ओरिजिन एक था ही 0 0। ठीक है, यहाँ से एक लाइन गुजरेगी, यहाँ से थोड़ी सी साइड से गुजरी, कोई नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी। तो ये लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -2x + 0, y इज इक्वल टू -2x + 0। ठीक है, लास्ट लाइन और रह गई हमारी, लास्ट लाइन भी बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x + 3 होगा, 0 3, तो 0 और y एक्सिस पे 3 देखो, ये 3, ये दिस विल बी द पॉइंट। एंड नेक्स्ट है 1 5, तो 1 यहाँ और 5 कितने है, इत्थे, ये लो जी, इत्थे है एक पॉइंट। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, 0 3 हो गया, बिल्कुल 0 3 डन। 1 5 हो गया, 1 5 बिल्कुल डन। ठीक है, अच्छा हाँ, ये क्योंकि नेगेटिव साइन, मैं भी सोचूं इधर क्यों जा रही है। x हो गया -1 और 1, x -1 कहाँ है, यहाँ, और 1 y कहाँ है, इत्थे, ये लो जी, इत्थे, ये लो, पॉइंट बन गया है। अब बस इन तीनों को मिलाना है, ये और ये तीनों पॉइंट, ये हमारा सभी को काटते हुए निकल गए हैं। इस लाइन का नाम क्या होगा, नाम तो भैया पहले ही रख चुके हैं, सिर्फ आपको तो लिखना है।
इस लाइन का नाम था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो देखो अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि देखो जैसे ही मैग्नीट्यूड, सबसे पहले ए की बात करते हैं। देखो ए की बात करो, ए देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो देखो तीनों में 2 है, तो मतलब स्टिफनेस या बोले स्लोप या हमारी ट्रिक वाली भाषा बोले अकड़, अकड़ तीनों में ही सेम है। देखो ये इसी तरह है, बिल्कुल इस तरह है, मतलब जो पूरा जो जमीन बोल लेते हैं, जमीन से इतनी उठी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उठी हुई है। ये भी जमीन से उतना ही उठी हुई है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ए का, तो इसलिए इनकी ज़मीन इधर होगी। तो यहाँ से ये इतने ही उठे हुए हैं और बिल्कुल पैरेलल ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल क्यों है सर? पैरेलल क्यों है? क्योंकि इसमें भी -2x है, मतलब 2 ही है वैल्यू किसकी? ए की, मतलब स्लोप सेम है, तो इसीलिए तो ये पैरेलल है। और स्लोप तो सेम है यहाँ भी, स्लोप तो यहाँ भी सेम है, लेकिन क्योंकि साइन पॉजिटिव हो गया तो इसलिए ये लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, या यूं कहें कि यहाँ से इधर से ऐसे गई है और ये वाली लाइन यहाँ से इस तरह से डाउनवर्ड गई है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। सिर्फ यही फ़र्क है, ठीक है, ठीक है जी, ये फ़र्क तो हमने देख लिया। अब देखते हैं फ़र्क बी का। बी की वैल्यू देखो, एक जगह -3 है, एक जगह 0 है, एक जगह 3 है। तो देखो -3 है तो -3 से होके जाएगी, वाई एक्सिस के जो -3 पॉइंट है वहाँ से होके ये लाइन गुजरी, बिल्कुल गुजरी। तो फिर बी की वैल्यू 0 है, तो मतलब वाई के 0 पॉइंट से जाएगी, तो वाई का 0 कहाँ है? ओरिजिन पे ही आता है, तो यहाँ से वो लाइन गुजरी। +3, वाई का +3 कहाँ है? यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ से गुजरी, ठीक है। ए और बी की इतनी सी कहानी है और इतना ही इसमें है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं, ये हमारा 5th था, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन क्या हो गई बच्चा? अभी आपको बता देते हैं हम। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो तीनों लाइन है तीनों लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? all three lines have क्या है? सेम स्लोप। भैया स्लोप सेम है, स्लोप सेम क्यों है? मतलब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 है तीनों ही केस में। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, साइन को मत देखो, क्योंकि साइन स्लोप को नहीं बताता, साइन तो ये बताता है डायरेक्शन, कि भैया लाइन इस इधर से ऐसे जाएगी या इधर से ऐसे जाएगी, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन ये बताता है। लेकिन स्लोप कितनी है, मतलब ज़मीन से कितनी उठी हुई है, वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ए इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो तीनों ही केसेस में ए 2 है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड यहाँ लिख सकते हो। कभी तुम कहो कि ये क्या बता दिया सर ने, मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड स्लोप, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड समझ गए यार तुम, ठीक है। अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। ये देखो तो और क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 वाला है, उसमें क्या है? उसमें हैज़ पॉजिटिव स्लोप, बस इतना ही तो है भाई। यहाँ इसके जो a की वैल्यू वो पॉजिटिव थी, बाकी नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ क्या आपने ऑब्जर्व करी? थर्ड चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू जब चेंज होती है ना, तो वर्टिकल पोजीशन जो लाइन की है वो चेंज होती है। जो ये एक पोजीशन यहाँ थी, फिर एक पोजीशन यहाँ रखी। ये वैसे लास्ट वाले में भी हमने देख लिया था, लेकिन कोई नहीं, लिख लेते हैं कि b चेंजेस, जब जब b चेंजेस होता है तो वर्टिकल पोजीशन ऑफ लाइन चेंजेस, ठीक है, ये चेंज होती है साथ साथ, ठीक है। तो ये हमने सभी क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब देखो एक कंक्लूजन, जो ये पांचों जो हमने ये क्वेश्चन देखे हैं, इनमें अगर हम एक लास्ट जो कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन जो लास्ट जो हमारा कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि देखो ए जो है, ए वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब ये यूं कहें कि एक्स के साथ जो चिपका हुआ है वही तो है ए। वैसे तो ए स्लोप है बिल्कुल, लेकिन है तो कोफिशिएंट ऑफ ए ही। तो ये क्या करता है? ये करता है कंट्रोल्स। क्या कंट्रोल करता है भाई? ये कंट्रोल करता है स्लोप, स्लोप को कंट्रोल करता है कि भाई कितनी स्लोप रहेगी, स्लोप इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ए, ठीक है, मतलब स्टीपनेस। एंड दूसरी चीज़ क्या करता है? डायरेक्शन। भैया अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, कि अगर नेगेटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी और पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। तो ये दो चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ए। दूसरा हो गया बी। यही दो चीज़ों हमें इस क्वेश्चन में देखने के लिए कहा गया था कि ए और बी का भी
बताइए कि रिफ्लेक्ट करिए ए रोल क्या है ए और बी का, ठीक है। तो ए का रोल हमने बता दिया, बी क्या होगा, बी क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ही तो है। अगर मैं बी को एक बार के लिए वाई इंटरसेप्ट ना बोलूं तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, वो बी कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ए तो बार बार चेंज होगा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए कांस्टेंट तो वही होता है ना जो अकेला बैठा होता है, उसी को तो कांस्टेंट कहते हैं, अब तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बी कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है। तो ये क्या कंट्रोल करती है भाई, बी क्या कंट्रोल करता है, वो करता है वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट मतलब कौन सी लाइन, लाइन ऐसे यहाँ से गुजरेगी या फिर लाइन इसके पैरेलल यहाँ से गुजरेगी या यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये कौन कंट्रोल करेगा, ये बी कंट्रोल करता है, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट या बोल सकते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया। और एक बात देखो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि जैसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में मैं इस तरह से याद करता हूँ कि a जो है ना वो अकड़ है, क्या है, a अकड़, मतलब अकड़ जितनी ज़्यादा बंदे में रहेगी उतना ही वो ज़मीन से दूर जाएगा या कहीं एक्स एक्सिस से दूर जाएगा, ठीक है। इस तरह से a से अकड़ याद रखो, और b से क्या याद रखे, b से याद रखो कि भागना, भागना मतलब भागती कितनी है लाइन, अपनी जगह से भागती कितनी है। तो लाइन अगर ऐसे है तो अगर b की वैल्यू चेंज हो गई तो लाइन भाग गई यहाँ, वैल्यू फिर चेंज हुई लाइन भाग गई यहाँ, वैल्यू फिर चेंज हो गई लाइन भाग गई यहाँ, तो मतलब इस तरह से भागती रहेगी। तो ये भागना कौन कंट्रोल करता है, वो b, और अकड़ कौन कंट्रोल करता है, वो a, ठीक है। तो ये ट्रिक थी इसमें जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा।